हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो है सीए फाइनल सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जो है प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ये एक कंप्लीट थ्योरी चैप्टर होने वाला है। हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और हाँ, आपको सब्सक्राइब बटन के पास वाला ऑल नोटिफिकेशंस बटन भी इनेबल करना होगा। तभी आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट चैप्टर में सबसे पहली चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसे मैनेज करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। इसी का मतलब है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में एफिशिएंट बनने के लिए इस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हमारे पास एक 4 स्टेज सोल्यूशन है। हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना होगा और इंश्योर करना होगा कि ये बेस्ट फिट है। आपको डिग्री ऑफ डेलीगेशन देखनी होगी कि आपने लोअर लेवल मैनेजर्स को कितना कंट्रोल दिया है, उनके पास कितनी अथॉरिटी और पावर है। आपके पास टारगेट से मेजर करने के तरीके होने चाहिए कि आप परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, आप परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट, आपको परफॉर्मेंस रिव्यू करनी होगी और एक्टिव एक्शन लेना होगा। अगर ज़रूरत हो तो आपको केपीआई डैशबोर्ड यूज़ करके एक्शन लेना होगा। आपको देखना होगा कि टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, आप सही ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, और फिर एक्शन लेना होगा। और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन फोकस इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर होगा, जैसा कि हमने वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में देखा था। और फिर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होगा। डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल और एनालिसिस के लिए सब कुछ एक साथ कंबाइंड मैनर में। अगर आप इसे एक कॉम्बिनेशन की तरह देखें तो आप इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिपार्टमेंट्स के बीच फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को एनेबल करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, समराइजेशन और रिपोर्टिंग है। वो हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे समराइज करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर रिपोर्टिंग करते हैं। और इस अकाउंटिंग में मेन चीज़ ये है कि मैनेजर को अकाउंटेबल या जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है। आप एक मैनेजर रख सकते हैं और उससे सवाल पूछ सकते हैं। वो किसी पर्टिकुलर यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या फर्म के कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप मैनेजर को रखकर उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैनेजर की परफॉर्मेंस इस बात से डिसाइड होगी कि वो कितने अच्छे से रिजल्ट दे रहा है और अपने कंट्रोल वाले रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहा है। मैनेजर के कंट्रोल में कुछ आइटम्स होंगे, वो उन्हें कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, उसी बेसिस पर हम मैनेजर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट और उसके रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो किसी एक्टिविटी या काम के आउटकम को शो करता है। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका आउटकम एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, यही परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ये एक्चुअल आउटकम दिखाएगा और साथ ही बजट या स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर भी करेगा। हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट में वेरिएंस भी कंप्यूट करेंगे। अगर कोई अनफेवरेबल वेरिएंस है या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आपको एक्शन लेना होगा। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्रिएट करने के प्रोसेस को परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कहा जाता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने के प्रोसेस को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, वैसे ही ये परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का की पार्ट है बेसलाइन ऑफ स्टैंडर्ड्स। वो बजट या स्टैंडर्ड जिससे आप अपना एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आपको एक्यूरेट वेरिएंसेस मिलेंगे और आप उन्हें एनालाइज कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट का रोल क्या है? ये रिपोर्ट क्यों रिक्वायर्ड है? इसका यूज मैनेजर को डिविएशंस इन्फॉर्म करने और उन एस्पेक्ट्स पर एक्शन लेने के लिए किया जाता है। अगर प्रोसेस में कोई डिविएशन है तो आप मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं और उससे सवाल पूछ सकते हैं। आप एक्टिविटी चेंजेस का इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। एक्टिविटी चेंजेस का मतलब है आउटपुट लेवल में होने वाले चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि हम बजट वर्सेस स्टैंडर्ड या प्लानिंग वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक्चुअल ऑपरेशन से पहले एस्टिमेटेड मार्केट साइज के बेसिस पर एक बजट होता है, और फिर हम एक्चुअल मार्केट साइज के हिसाब से बजट को एडजस्ट करके एक रिवाइज्ड बजट क्रिएट करते हैं और फिर हमारे पास एक्चुअल्स होते हैं। जब आप इस बजट और रिवाइज्ड बजट को कंपेयर करते हैं तो आपको प्लानिंग वेरिएंस मिलता है। इसी को हम एक्टिविटी चेंजेस रेफर करते हैं। वो चेंजेस जो कॉस्ट और रेवेन्यू में आउटपुट लेवल चेंज होने की वजह से आते हैं, यही इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी चेंजेस है। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के फ्लो की बात करें तो ये फ्लो ऐसा होगा।
फ्रंटलाइन स्टाफ में बेस रिपोर्ट बेस स्टाफ प्रोवाइड करेगा और फिर सुपरवाइजर उन लोगों के लिए रिपोर्ट क्रिएट करेगा जो डायरेक्ट उसके कंट्रोल में है, और जो लोग इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में हैं वो उनके लिए समरी क्रिएट करेगा। और फिर मैनेजर अपनी यूनिट के लिए रिपोर्ट क्रिएट करेगा और उसमें लोअर लेवल की समरी इंक्लूड की जाएगी। टॉप मैनेजमेंट में फाइनल समरी रिसीव होगी। इस तरह रिपोर्ट्स का फ्लो बॉटम टू टॉप होगा, ये लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली चीज ये है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगी। इसका यूज करके ही हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। बॉटम लेवल करेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए यूजफुल होते हैं। ये बॉटम लेवल वर्कर्स ही होते हैं जो एक्चुअली करेक्टिव मेजर्स की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। हमारे पास एक रिपोर्ट होगी जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट उन सब रिपोर्ट्स की समरी है जो हमने जनरेट की हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होने वाली अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को एक लार्ज रिपोर्ट में समराइज किया जाता है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्यों रखते हैं? पुअरली परफॉर्मिंग एस्पेक्ट्स को ढूंढने के लिए और इश्यूज को क्वांटिफाई और प्रायोरिटाइज करने के लिए। प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हम लोअर लेवल मैनेजर्स को दे सकते हैं डील करने के लिए। ये फीडबैक देने और रिजल्ट कम्युनिकेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होगा। आप बेंचमार्किंग, रिसोर्स प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनहांस करने और एक्सटर्नल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त सबसे पहली चीज ये है कि हमें नीड और यूजर के यूज केस का क्लियर आइडिया होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल से ही आप चूज करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही इंक्लूड की जाएगी। तो कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, सिलेक्ट करने के लिए हम रिपोर्ट के यूसेज का पर्पस देखेंगे। इस रिपोर्ट का मेन यूजर सीनियर मैनेजमेंट होगा। मेनली सीनियर मैनेजमेंट ही लोअर लेवल से रिपोर्ट मिलती है, तो वो मेन यूजर होंगे और इससे दूसरे मैनेजमेंट लेवल्स भी यूज कर सकते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन जनरल पर्पस सीनियर मैनेजमेंट के लिए होता है। दूसरा स्टेप है मिशन और विजन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करना। कंपनी के मिशन और विजन के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होंगे। हमें CSFs और KPIs आइडेंटिफाई करने होंगे, यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगली चीज है एग्जीक्यूटिव समरी। आपको परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन की एक समरी ऐड करनी होगी। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, फ्रंट पेज या इंट्रोडक्शन में एक समरी ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये वो रियल स्टेज है जहां परफॉर्मेंस मेजरमेंट शो किया जाएगा। आप एक्चुअली परफॉर्मेंस असेस करेंगे, आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, आप मेजर KPI मेट्रिक्स और मेजर यार्डस्टिक्स को वेरीफाई करेंगे और फिर आप परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करेंगे। इंडस्ट्री बेंचमार्क्स इंडस्ट्री के एवरेज आइटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोसेसिंग टाइम का इंडस्ट्री एवरेज होता है और ट्रांसपोर्टेशन का लीड टाइम और इंडस्ट्री एवरेज। हम इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा। और हम दूसरी एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। आप अपने डिपार्टमेंट्स के बीच में ही सेक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं। और आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे ट्रेंड एनालिसिस। आप प्रीवियस ईयर के पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल हो सकती है, जैसे सेल्स और प्रॉफिट, आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, या नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल डेटा लेकिन नंबर्स की फॉर्म में, जैसे रिजेक्शन रेट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ये नॉन फाइनेंशियल होगा, कोई पैसा नहीं, करेंसी नहीं, लेकिन नंबर्स से रिलेटेड होगा। और फिर नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव डेटा, रेप्यूटेशन चेंज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनमें कोई नंबर्स नहीं होंगे और ये मनी से रिलेटेड भी नहीं होंगे। ना पैसा ना नंबर्स, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। डेटा पर्पस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, ये यूजर के लिए यूजफुल होगा। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आप क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हैं। आप क्वालिटी सैक्रिफाइस करके कॉस्ट कम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सेम चीज करेंगे तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्वांटिटेटिव डेटा। नंबर्स और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। इस क्वालिटेटिव डेटा को, जैसे चेंज इन रेप्यूटेशन या कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक नाम दिया गया है, कंस्ट्रक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रिपोर्ट का लेआउट की होता है। आप ग्राफ्स और टेबल्स यूज कर सकते हैं ताकि रिपोर्ट विजुअली अपीलिंग हो और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके। आप इसमें नैरेटिव कमेंट्री भी ऐड कर सकते हैं। जब रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी इंटरनल पर्पस के लिए बनती है तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। इंटरनल यूज के लिए मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि फॉर्मेट क्या होगा। सिर्फ एक्सटर्नल पर्पस के लिए ही आपको स्पेसिफिक फ्रेमवर्क या लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है।
अगर रिपोर्ट सिर्फ कंपनी के अंदर सर्कुलेट हो रही है तो मैनेजमेंट अपनी पसंद का कोई भी फॉर्म चूज कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटेल्स को क्रॉस चेक करना चाहिए। रिलायबिलिटी एंश्योर करने के लिए आपको डिटेल्स को क्रॉस चेक और वेरीफाई करना होगा। हो सके तो आपको प्रूफ भी ऐड करना चाहिए, नहीं तो बैकएंड में प्रूफ रेडी रखना चाहिए। अगर कोई मांगे तो आपको वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एक्सटर्नल पर्पस के लिए दिखाने से पहले आपको प्रॉपर प्रूफ रीडिंग करनी होगी। मेनली ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स इंटरनल पर्पस के लिए ही जनरेट की जाती हैं, लेकिन जब आप इसे एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज करें तो प्रूफ रीडिंग और वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के क्या टाइप्स होते हैं, ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और शायद इस पोर्शन से ही क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सबसे पहला है अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट करता है अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करके। ये रिपोर्ट ऑफन स्टेटस रिपोर्ट का ही एक पार्ट होती है। आप कुछ अर्न्ड वैल्यू टेक्निक्स यूज करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो मान लीजिए एक हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने एक बजट प्लान किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज प्लान किए और करंटली आपने कंस्ट्रक्शन 50% कंप्लीट कर ली है। एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई है उसे आप 5 लाख मान सकते हैं। तो यहाँ टोटल वैल्यू जो आपने प्लान की थी वो 10 लाख रुपीज थी और करंटली आपने 5 लाख रुपीज का काम कंप्लीट किया है। ये प्लानिंग और एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस है जो आपने किया है। इस तरह से वो लोग कुछ अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। ये सब हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, तो बस इसका नाम इंपॉर्टेंट है। अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट में अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, बस इतना ही याद रखना है। ये रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट का पार्ट होती है। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट है फोरकास्टिंग रिपोर्ट। इसमें हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करते हैं, हम एक एस्टिमेट क्रिएट करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सब हम फ्यूचर डिमांड या फ्यूचर परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करने के लिए करते हैं। हम इसे इसलिए करते हैं ताकि हम बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकें। रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करना ही फोरकास्टिंग रिपोर्ट का पर्पस है। नेक्स्ट चीज है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि क्या कंप्लीट हो चुका है या लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद से अब तक क्या डेवलपमेंट अचीव हुई है। आपने एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस दी है। हर पीरियड के लिए एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। एक्चुअल में आपने क्या चीजें की हैं, उस वर्क का स्टेटस लेवल क्या है, ये सब इसमें होता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट का यही मीनिंग है। हमें स्कूल टाइम से ही प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पता है। हर एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए वो हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट देते थे। ये वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। और फिर नेक्स्ट चीज है स्टेटस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिविटी का स्टेट कैप्चर करती है। एग्जाम्पल के लिए दिसंबर 31 को प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, करंट स्कोप, करंट कॉस्ट और एक्टिविटी की करंट क्वालिटी क्या है, ये सब स्टेटस रिपोर्ट में होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास क्या चीजें हैं, वही सेम चीज जो हमने पहले कही थी। यहां भी ये स्टेटस रिपोर्ट का ही पार्ट है। जैसे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, कितनी प्लान्ड वैल्यू थी, एक्चुअल में हमने कितना कंप्लीट किया। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है, इसलिए स्टेटस रिपोर्ट का पार्ट है। अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट के बीच में इंटरलिंकिंग होती है। ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, तो इसे प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट चीज है ट्रेंड रिपोर्ट। इसमें आप कंपनी की परफॉर्मेंस को पास्ट रिपोर्टिंग पीरियड्स के साथ कंपेयर करते हैं। प्रीवियस पीरियड, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली आप ये कर सकते हैं। जहां तक वेरिएंस रिपोर्ट की बात है, हमें पहले से पता है कि ये एक्चुअल और प्लान्ड प्रोग्रेस के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये थी सारी बातें टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में। ये इस चैप्टर का हार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे 1 या 2 बार पढ़ना चाहिए और तभी इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है। ट्रिपल बॉटम लाइन एक फ्रेमवर्क है। हमें पहले से पता है कि ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है। हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया है। इसमें 3 पीज होते हैं, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट, जो चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में कवर किए गए हैं। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये जीआरआई गाइडलाइंस पे बेस्ड है, जो जीआरआई द्वारा इशू की गई हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन। ये वर्ल्ड वाइडली यूज होने वाला सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड है। सस्टेनेबिलिटी के लिए ये वो स्टैंडर्ड है जो कंपनीज यूज कर रही हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईएसजी रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेटा। ये इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज किया जाता है। हम इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंटली शो करते हैं कि कंपनी में एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये पीयर ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंस्पायर करता है। अगर हम ये कर रहे हैं तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे करने के लिए इंस्पायर होंगी। नेक्स्ट चीज है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ये फ्रेमवर्क के हिसाब से होता है। इस रिपोर्ट को क्रिएट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल IIRC द्वारा दिए गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और वैल्यू क्रिएशन कम्युनिकेट करते हैं। सब कुछ हम इस रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस का एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है कि हम क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को कम्युनिकेट किया जाता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का यही पर्पस होता है। तो नेक्स्ट चीज है वैल्यू क्रिएशन। यहां हमने देखा कि हम वैल्यू क्रिएशन को कम्युनिकेट करेंगे। वैल्यू क्रिएशन क्या है?
वैल्यूज़ कैपिटल का यूज़ करके क्रिएट की जाती हैं। कैपिटल का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मनी कैपिटल नहीं है, इसमें रेंज ऑफ कैपिटल शामिल है। फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल कैपिटल यानी एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी जो स्किल्ड स्टाफ आपके पास है, सोशल कैपिटल यानी अगेन पीपल, एंड रिलेशनशिप कैपिटल यानी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच के रिश्ते, ये सब मिलकर वैल्यू क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपनी कंपनी में ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा कि हमने वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस कर दी है। एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट के बीच में वेरिएंस होगा क्योंकि हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है। इसका कॉस्ट और वेरिएंस पर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर कोई अनफेवरेबल वेरिएंस है तो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ बात कर सकती है उसे रिजॉल्व करने के लिए। फिर आता है एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेक एक्शन। परफॉर्मेंस रिपोर्ट सिर्फ इंडिकेट करेगी या फिर इंपॉर्टेंट एरियाज या पुअर परफॉर्मेंस वाले एरियाज को हाईलाइट करेगी। हमें प्रिवेंटिव एक्शन और फीड फॉरवर्ड एक्शन लेने होंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना होगा। डेटा जो एनालाइज किया जाता है, अगर वो क्वांटिटेटिव डेटा है, जैसे एग्जांपल के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग इनसाइट, या क्वालिटेटिव डेटा भी आप एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कस्टमर रिस्पॉन्स सर्वे, वो एक क्वालिटेटिव डेटा है। अगर आप रिस्क फैक्टर ले रहे हैं, आप एक्चुअल फैक्टर्स ले रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में नहीं। एनालिसिस में आप क्वांटिटेटिव डेटा यूज करके ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं। ऐसा करके आप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आउटकम के रूप में आप करेक्टिव एक्शन लेंगे। आपको इनसाइट्स को समराइज करना होगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के एनालिसिस से आपको क्या कंक्लूजन मिला उसे समराइज करना है और नॉन परफॉर्मिंग मेजर्स को काउंटर करने के लिए एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है। लो परफॉर्मिंग एरियाज को कैसे काउंटर करें और प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट करें, इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। तो बस यही सारे कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर में। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 2 MCQs हैं, बस इतना ही है इस चैप्टर में। पहले MCQ में वो पूछ रहे हैं कि इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वो पूछ रहे हैं। इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग जो कंपनी के अंदर होती है, क्या इसमें हमेशा फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल होना चाहिए? ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट के टाइप पे बेस्ड होगा। इट कैन टेक एनी फॉर्म दैट द मैनेजमेंट चूजेस। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो मैनेजमेंट चूज करे। आप कस्टमाइज्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में नॉन फाइनेंशियल मेजर्स की रिपोर्टिंग भी शामिल होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में सही स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स डू नॉट इन्वॉल्व नंबर्स, ये गलत है। यहां हमने पहले ही देखा कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ये करेक्ट है। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स शुड करस्पॉन्ड एज पर द एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ये भी करेक्ट है। हमें मेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और विजन के हिसाब से ही रखना चाहिए। The use of non-financial performance measures helps to address the deficiency in financial measures like return on investment. हम इसे financial performance measures जैसे ROI की difficulties या limitations को overcome करने के लिए करते हैं। ये भी करेक्ट है। तो 2, 3 और 4 करेक्ट हैं। 2, 3 और 4 मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो बस यही था इस चैप्टर के बारे में। सेकंड ऑप्शन बी आंसर है। हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके उन फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है जो सेट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।